बच्चों, आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित से प्रश्नावली 12.3 को हल करेंगे। यह प्रश्नावली सममिति यानी कि सिमेट्री पर आधारित है। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और कर्म एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो रैखिक सममिति के बारे में हमने पढ़ा है कि वैसी आकृतियां जिनको सममिति अक्ष के अनुदिश अगर हम मोड़ते हैं तो एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से क्या करता है, ढक लेता है। जैसे आप इन आकृतियों को देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सममिति अक्ष है ये इस भवन को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को बराबर बराबर ढक लेगा यदि हम यहाँ से इसको मोड़ देंगे। इस आकृति में सममिति अक्ष ये है, ये अक्ष क्या करता है, इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और इस आकृति में आप देख सकते हैं यहाँ पे सममिति अक्ष ये है और ये जो अक्ष है ये क्या करता है, इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से पे अगर रख दिया जाए तो एक दूसरे को बराबर ये ढक लेता है। तो यहाँ पे आप रैखिक सममिति को समझ सकते हैं। आगे हम घूर्णन सममिति और सममिति का कर्म क्या होता है उसे एक बार दोबारा समझते हैं। यदि घूर्णन के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है तो हम कहते हैं कि उसमें घूर्णन सममिति है। पूरे चक्कर यानी कि 360 डिग्री के चक्कर में जो है एक वस्तु जितनी बार स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है वह संख्या उस घूर्णन सममिति का कर्म कहलाती है। उदाहरण के तौर पे एक वर्ग की घूर्णन सममिति का कर्म जो है वो 4 है तथा एक समबाहु त्रिभुज की घूर्णन सममिति का कर्म जो है वो 3 है। तो आइए अब इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न था कि किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और कर्म एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं वर्ग को। वर्ग में देखिए आप कुल मिलाकर कितनी रैखिक सममिति है। एक तो इस तरह से होता है, दूसरा इस तरह से, तीसरा जो है इस तरह से होता है यानी विकर्ण के अनुदिश भी होता है, और चौथा इस तरह से भी होता है। तो इसमें 4 जो है रैखिक सममिति पाई जाती है वर्ग में। और वर्ग को जब आप घुमाते हैं, इसके सेंटर से आप अगर घुमाते हैं तो इसमें कुल मिलाकर 4 घूर्णन है। कितना घूर्णन है? 4 घूर्णन करने के बाद जो है ये 90 डिग्री पे सेम टू सेम दिखाई देगा, 180 डिग्री पे सेम टू सेम दिखाई देगा, 270 डिग्री पे सेम टू सेम दिखाई देगा और 360 डिग्री पे भी सेम टू सेम दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक उदाहरण तो हो जाएगा वर्ग। पहला क्या हो सकता है? वर्ग। इसमें जो है रैखिक सममिति एक से अधिक है और घूर्णन सममिति भी इसमें कुल मिलाकर 4 है, तो एक तो वर्ग हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे वृत्त को ले सकते हैं। किसको? वृत्त को ले सकते हैं। वृत्त कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आप कितना भी केंद्र से होकर के जितना चाहें उतना रैखिक सममिति यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें रैखिक सममिति का कोई लिमिट नहीं होता है। तो इस तरह से वृत्त में भी हम बना सकते हैं और इसको जितना डिग्री पे भी आप मूव करें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हर हाल में वो वृत्त ही दिखाई देगा। 1 डिग्री यदि आप 1 डिग्री भी इसे मूव करेंगे तो ये गोल वृत्त ही जैसा दिखाई देगा। 2 डिग्री पे कर लें, 5 डिग्री पे कर लें, किसी भी एंगल पे इसे आप रोटेट करके देखेंगे हमेशा वृत्त ही रहेगा, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम 2 एग्जांपल लिख सकते हैं, वर्ग और वृत्त, जिसमें जो है एक से अधिक रैखिक सममिति भी है और कर्म एक से अधिक जो है घूर्णन सममिति भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। यहाँ पे केवल हमें एक रफ आकृति बनाना है, फिगर बनाना है, जहां संभव हो। एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और कर्म एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो। तो त्रिभुज हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। यहाँ पे हमें एक ऐसे त्रिभुज का स्केच बनाना है या रफ आकृति बनाना है जिसमें रैखिक सममिति भी एक से ज्यादा हो और
कर्म जो है, घूर्णन का जो कर्म है वो भी एक से अधिक होना चाहिए। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज में तो कोई रैखिक सममिति होता नहीं है। जो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज होता है उसमें केवल एक होता है। समबाहु त्रिभुज हो सकता है। समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह का होता है। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बोलिए, बराबर बराबर होती है। तो एक समबाहु त्रिभुज में रैखिक सममिति क्या क्या हो सकता है? देखिए, यहां से एक इस तरह से रैखिक सममिति हो सकता है, फिर इस शीर्ष से भी हो सकता है, और फिर इस शीर्ष से भी होकर के एक हो सकता है। तो इसमें 3 रैखिक सममितियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। और घूर्णन की यदि बात करें तो ये जो है, क्योंकि 3 रैखिक सममिति है तो इसका घूर्णन का क्रम भी 3 ही होगा, याद रखिएगा। तो इसके लिए आप 360 को अगर 3 से भाग दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना डिग्री पे रोटेट करने पर ये आकृति जो है सेम टू सेम दिखाई देगी। तो 120 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि हर 120 डिग्री रोटेट करने के बाद जो समबाहु त्रिभुज है वो एज इट इज दिखाई देगा। 120 डिग्री आप मूव करके देखो, ऐसा ही दिखाई देगा। 240 डिग्री ऐसा ही दिखाई देगा। 360 डिग्री ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें घूर्णन का क्रम भी कितना है? 3 है, जो कि 1 से अधिक है, और रैखिक सममिति भी 3 है, जो कि 1 से अधिक है। तो यहाँ पे क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्केच बना देना था समबाहु त्रिभुज का। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज आपको बताना है जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और कर्म 1 से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। तो इसके लिए आप एक समद्विबाहु त्रिभुज का स्केच बना सकते हैं। इस तरह से उसका एक कच्चा फिगर बना सकते हैं। इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर होती है। इसमें जो रैखिक सममिति है, यहां से इस तरह से इसे सिर्फ हम बांट सकते हैं 2 बराबर भागों में। तो यहाँ पे रैखिक सममिति तो है, लेकिन अगर आप घूर्णन सममिति की बात करें, मान लिया जाए ये पहली स्थिति है, आप इसे 90 डिग्री रोटेट कर देते हो तो ये आकृति कुछ इस तरह की दिखाई देगी आपको। ठीक है, ये 90 डिग्री रोटेट करने के बाद तो ये पहली स्थिति में जैसा है वैसा तो दिखाई नहीं देता है। अगर इसे 90 डिग्री आप और मूव कर दोगे, यानी कि 180 डिग्री पे, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, और फिर 90 डिग्री आगे अगर बढ़ा देते हो तो 270 डिग्री पे ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, 270 डिग्री पे ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और उसके बाद फिर वापस जब 360 डिग्री पे आते हैं तो ये सेम टू सेम इस तरह का दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये 360 डिग्री पे, यानी कि इसमें जो घूर्णन का क्रम है वो 1 से अधिक नहीं है। सिर्फ एक बार ही 360 डिग्री मूव करने के बाद ही ये फिगर जो है सेम टू सेम दिखाई देता है। तो इस तरह से इसमें केवल घूर्णन का जो क्रम है वो केवल एक है, जो किसी भी फिगर में होता है, और रैखिक सममिति भी एक है इसमें। ठीक है, 1 से अधिक की घूर्णन सममिति इसमें नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका उदाहरण जो है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो उसका उदाहरण ये हो जाएगा। तीसरा नंबर में आते हैं। एक चतुर्भुज आपको बताना है जिसमें कर्म 1 से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रैखिक सममिति ना हो। आपको कोई ऐसा चतुर्भुज बताना है। तो इसके लिए अगर आप एक समांतर चतुर्भुज ले लें जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर भी होती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसके गुण क्या हैं? घूर्णन सममिति जो है 1 से अधिक होती है इसमें, लेकिन इसमें कोई रैखिक सममिति नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज में कोई भी रैखिक सममिति नहीं होती है। अगर आप इससे चाहेंगे कि इस तरह से इसमें एक सममिति अक्ष बना दें तो ये सममित आकृति नहीं बन पाएगी। आप यहाँ पे मिरर रख के देख सकते हैं। देखिए, क्या ये सममित दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर आप चाहें कि यहाँ पे इस तरह से एक सममित अक्ष खींच लें तो भी जो है ये एक सममित आकृति नहीं बन पाती है। देखिए, ये बुक के जैसा दिखाई देने लगता है। अगर आप चाहें कि इसे विकर्ण के अनुदिश जो है सममित है कि नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप रखेंगे तो ये जो है एक पतंग के जैसा दिखाई देने लगता है, जबकि आकृति कुछ इस तरह की है। तो समांतर चतुर्भुज में कोई भी रैखिक सममिति नहीं होती है। रैखिक सममिति नहीं होती है इसमें। हाँ, घूर्णन सममिति जो है 1 से अधिक होता है, क्योंकि जब आप इसे
180 डिग्री पे रोटेट करते हो तो ये कुछ इस तरह का ही दिखाई देगा, 180 डिग्री पे और फिर 360 डिग्री पे। ठीक है, तो इसमें जो है घूर्णन का क्रम कितना है, घूर्णन क्रम 2 होता है और रैखिक सममिति 0 होता है, रैखिक सममिति 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे रैखिक सममिति क्या है, 0 है और घूर्णन का क्रम क्या है, 2 है। तो इसका एक उदाहरण हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। चौथा नंबर में है एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। तो इसका एक उदाहरण आप इस तरह से दे सकते हैं, पतंगाकार चतुर्भुज, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, साथ ही साथ ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होती है। ये एक पतंग है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज का उदाहरण है। यहाँ पे कहता है कि रैखिक सममिति हो, तो यहाँ पे रैखिक सममिति होता है ये इस तरह से, अगर आप इसे बांट दें, इसे अगर आप सममित अक्ष बना दें तो ये दोनों भागों को जो है बराबर बराबर बांट देता है। इस भाग को आप चाहें तो इस पर आसानी से रख के इसे ढक सकते हैं। इसमें एक रैखिक सममिति तो है, लेकिन इसमें कोई घूर्णन का क्रम नहीं है। यानी कि जब आप इसे 90 डिग्री को घुमाओगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, 90 डिग्री घूमने के बाद इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, पतंगाकार जो चतुर्भुज होता है ये 90 डिग्री पे। 180 डिग्री पे ये कुछ उल्टा सा दिखाई देगा आपको, ऐसा। ये 180 डिग्री पे, तो ये भी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। 270 डिग्री पे अगर आप इसे घुमा के देखते हो तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, ये भी पहली स्थिति में नहीं है। ठीक है, हाँ, जब आप इसे पूरा 360 डिग्री यानी कि एक घूर्णन पूरा कर देते हो तब जाकर के ये अपनी पहली स्थिति में वापस आ जाता है, इस तरह से आ जाता है, ये 360 डिग्री पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक रैखिक सममिति है, लेकिन घूर्णन का क्रम जो है वो केवल 1 है। ठीक है, तो उसे माना नहीं जाता है। एक तो किसी भी आकृति में होता है, किसी भी रैंडम आकृति को आप ले लीजिए, उसमें एक तो घूर्णन का क्रम होता ही होता है। तो यहाँ पे रैखिक सममिति 1 है और घूर्णन सममिति भी 1 से अधिक नहीं है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण क्या होगा, पतंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममिति रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। अभी तक के उदाहरणों में हमने देखा कि किसी आकृति में जितनी बार जो है रैखिक सममिति होती है उतनी ही उसका जो है घूर्णन का क्रम भी होता है। यदि वर्ग को हम लें तो वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं और घूर्णन का क्रम भी 4 होता है। यदि हम समबाहु त्रिभुज को लें तो समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती हैं और घूर्णन का क्रम भी 3 होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हों तो यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की ही घूर्णन सममिति होगी। तो यह बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका हल हम लिखेंगे, हाँ, ये जरूरी है। अगर 1 से अधिक सममित रेखाएं होंगी तो उसका घूर्णन का क्रम भी क्या होगा, 1 से अधिक होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, इसे आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे क्या है, पहला घूर्णन का केंद्र। जैसे वर्ग में जो है घूर्णन का केंद्र क्या होता है, कोई वर्ग जब घूर्णन करता है तो इसके घूर्णन का केंद्र क्या होता है, तो जहां पे दोनों विकर्ण मिलते हैं इसके विकर्णों के जो मिलने का स्थान होता है, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वही बिंदु इसका क्या होता है, घूर्णन का केंद्र होता है। प्रश्न संख्या 4 को इस तरह से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि इन आकारों में जो घूर्णन का केंद्र है वो क्या होगा। तो आप तीनों ही को एक साथ ले लीजिएगा, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। वर्ग कुछ इस तरह का बनता है, आयत कुछ इस तरह का, इसके विकर्ण भी इस तरह से बनते हैं और इसके विकर्ण जहां पे मिलते हैं ये इसका केंद्र होता है। और समचतुर्भुज भी क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसके विकर्ण भी जहां पे एक दूसरे को मीट करते हैं
ये तीनों ही स्थिति में हम लिख सकते हैं जिस बिंदु पर दोनों विकर्ण मिलते हैं। ये वर्ग के लिए भी हो जाएगा, आयत के लिए भी और समचतुर्भुज के लिए। तो घूर्णन का केंद्र यहीं पे होता है। यहां से आप इसको रोटेट करते हैं, यहां से इसको रोटेट करते हैं और यहां से इसको रोटेट करते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो घूर्णन का केंद्र होता है वो क्या होता है? माध्यिका का केंद्रक होता है। मान लिया जाए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे इसकी तीनों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ से आपने एक इस तरह से खींच दिया, फिर इस शीर्ष से ऐसे खींच दिया, फिर इस शीर्ष से इस तरह से खींच दिया, तो यहाँ पे जो मिलता है यही इसका क्या होता है? केंद्रक कहलाता है। जहाँ पे तीनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये केंद्रक कहलाता है। तो माध्यिका का केंद्रक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज में। समषट्भुज क्या होता है? एक ऐसा 6 भुजाओं वाला आकृति जिसकी 6 भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो उसके विकर्ण जहां पे एक दूसरे को मीट करते हैं, है ना, तो वो उसका क्या होता है? केंद्र कहलाता है। यानी कि जिस बिंदु पर विकर्ण मिलते हैं और वृत्त में आ जाते हैं। समषट्भुज कुछ इस तरह का फिगर हो सकता था। 2 हो गया, 3 4 5 6। तो इसके विकर्ण जहां पे मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर कॉर्नर कॉर्नर से आपको करना है, ऐसा, फिर ऐसा, और फिर इस तरह से। तो जहां कहीं पे भी इसका केंद्र ये होगा जहां पे सारे विकर्ण एक दूसरे को मीट करते हैं। वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त में जो है आप जितने भी चाहे उतने व्यास बनाते रहें, ठीक है, जहां पे सारे मिलते हैं ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो ये वृत्त जिस केंद्र पे रख करके, जिस बिंदु पे रख करके चारों तरफ घुमाए गए, वही इस वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। और अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त कुछ इस तरह का आकृति होता है। तो इसका केंद्र क्या होता है? ये जो व्यास का आधा, अगर ये व्यास जो है 6 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका केंद्र होगा, ठीक है। तो ये व्यास का क्या होता है? आधा होता है। अब हमें बताना है कि वर्ग में जो घूर्णन समिति का कर्म होता है वो कितना होता है। तो वर्ग में 4 होता है, ठीक है। घूर्णन समिति का कर्म कितना होता है? 4 होता है। और इसे 4 बार आप 90-90 डिग्री पे घुमा सकते हो, यानी कि 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री पे, ठीक है। तो 90-90 डिग्री पे 4 बार आप घुमाएंगे तो इसका घूर्णन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि घूर्णन समिति का कर्म जो है 4 है और घूर्णन का कोण जो है 90 डिग्री है। यानी 90 डिग्री पे आपको 4 बार रोटेट करना है। आयत की अगर बात करें तो इसमें घूर्णन समिति का कर्म जो है 2 है, क्योंकि ये 180 डिग्री पे सेम टू सेम दिखाई देगा और फिर 360 डिग्री पे सेम टू सेम दिखाई देगा। अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज भी, इसमें भी जो है केवल 2 ही घूर्णन का कर्म होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसमें घूर्णन का कर्म जो है 3 होता है, 120 डिग्री इसे रोटेट करना पड़ता है 3 बार, 120 डिग्री, 240 डिग्री और फिर 360 डिग्री पे। समषट्भुज की अगर बात करें तो इसमें घूर्णन समिति का कर्म जो है वो 6 होता है और घूर्णन का जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। यानी कि 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और फिर 240 डिग्री, उसके बाद 300 डिग्री और फिर 360 डिग्री पे। वृत्त का जो घूर्णन समिति का कर्म है वो अनंत है। आप एक वृत्त में जितना भी छोटा से छोटा दूरी पे चाहें तो आप जो व्यास है बनाते रह सकते हैं। इसमें जो है घूर्णन समिति के कर्म का कोई सीमा नहीं है, इसे अनंत आप कह सकते हैं। और आप एक वृत्त को किसी भी डिग्री पे घुमाएं, 1 डिग्री पे घुमाएं, 2 डिग्री पे घुमाएं, 50 डिग्री पे घुमाएं, 100 डिग्री पे घुमाएं, वो वृत्त ही रहेगा। तो कोई भी कोण हो सकता है घूर्णन का कोण। अर्धवृत्त केवल 360 डिग्री घूमने के बाद ही ऐसा दिखाई देता है। अगर आप इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, डी के जैसा हो जाएगा। 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा ऐसा। 270 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी कि 360 डिग्री पे ही ये वापस ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें जो घूर्णन समिति का कर्म है वो केवल 1 होगा और वो 360 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रैखिक समिति
और कर्म एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हों, तो ऐसे चतुर्भुजों में हम वर्ग को लिख सकते हैं। इसका उत्तर एक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में जो है रैखिक समिति 4 होता है। इस तरह से देख सकते हैं आप, ऐसा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। तो रैखिक समिति इसमें 4 है और एक से अधिक की घूर्णन समिति भी है। 4 बार इसमें 90-90 डिग्री पे घुमाने पे होता है, तो एक तो वर्ग हो गया। दूसरा आप आयत को भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयत में भी रैखिक समिति जो है एक से अधिक होती है, 2 बार होता है इस तरह से। एक तो इस तरह से होता है, एक इस तरह से होता है, ठीक है। ये रैखिक समिति हो गया 2 बार, और रोटेशनल भी 2 बार होता है, ठीक है। ये भी कितना, ये तो 4-4 बार होता है। ये वर्ग में 4 बार, आयत में 2 बार। ये रैखिक समिति मैं बना दे रहा हूं और यहाँ पे घूर्णन का कर्म लिख देता हूं, घूर्णन का कर्म, ठीक है। इसमें 2 बार है। इसके अलावा आप समचतुर्भुज भी लिख सकते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जो है आप विकर्ण के हिसाब से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसमें 2 जो है रैखिक समिति होती है, और साथ ही साथ जो रोटेशनल यानी कि घूर्णन का जो कर्म होता है वो भी 2 होता है इसमें भी, समचतुर्भुज में भी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। किसी आकृति को उसके केंद्र के परित 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। यानी कि 60-60 डिग्री पे आप मूव करते जाओ, रोटेट करते जाओ, वह आकृति जो है प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देगी। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? तो 60 डिग्री रोटेट करने के बाद जब वो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, तो फिर उसको 60 डिग्री पे घुमाते जाओ। 360 डिग्री जब तक ना आ जाए तब तक उसे 60-60 डिग्री पे मूव करते जाओ आप, क्योंकि वह 60 डिग्री के कोण पे घुमाने पर प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। तो 60-60 फिर 120 डिग्री पे हो जाएगा। एक तो 60 डिग्री पहले था ही दिया हुआ, आगे क्या क्या होगा, 120 डिग्री होगा। फिर इसमें 60 डिग्री और प्लस कर लीजिए तो 180 डिग्री पे होगा। फिर इसमें 60 डिग्री और प्लस कर लीजिए तो 240 डिग्री पे होगा। और फिर इसमें 60 डिग्री और प्लस कर लीजिए तो 300 डिग्री पे भी है, सेम टू सेम दिखाई देगा। और फिर इसमें 60 डिग्री जो है और प्लस कर लें तो ये 360 डिग्री पे भी सेम टू सेम दिखाई देगा। तो ये अन्य कोण यहाँ पे हो जाएंगे, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और फिर 360 डिग्री। तो ये इसका अन्य कोण होगा जिस पर आकृति जो है हूबहू वैसी ही दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या हमें कोई ऐसी कर्म एक से अधिक की घूर्णन समिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों? पहला है 45 डिग्री। तो इसका सिंपल तरीका यह है कि जब हम 45 डिग्री से 360 डिग्री में भाग लगाएं और वो पूरा पूरा कट जाए तो हम समझ लेंगे कि इसमें जो है एक से अधिक की घूर्णन समिति प्राप्त हो सकती है। और अगर ये पूरा पूरा भाग न लगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक से अधिक की घूर्णन समिति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो एक एक करके आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहला जो है 45 डिग्री दिया गया है, तो यदि हम 360 डिग्री में 45 से भाग लगा दें 45 डिग्री से, तो ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाता है। 45 अठी होता है 360, ठीक है। तो ये संभव है। इसमें घूर्णन का कर्म क्या होगा, 8 बार होगा, 45 फिर 90 ऐसे करके ये 8 बार में 360 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, संभव है। तो इसका आंसर होगा हाँ, हो सकता है। और इसमें आप चेक करते हैं 360 में भाग देते हैं इस बार हम 17 से। तो जब आप 17 से भाग देंगे तो यहाँ पे भागफल आएगा 21 दशमलव समथिंग आएगा, 21.17 आएगा। आप 17 से भाग दे करके देख लीजिए 360 में। 17 दूना 34, 2 बचेगा, ये 0 उतर जाएगा। 17 इकाई 17, 3 बचेगा, कट जाएगा। आप पॉइंट देना पड़ेगा। तो 17 दूनी 34 हो जाता है, इसलिए 17 इकाई 17 ही लगेगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 में से एक गया 1। अब यहाँ पे 17 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49, 17 सत्ते 119। इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पॉइंट में चला जाता है, पूरा पूरा यहाँ पे विभाजित नहीं होता है। अभी भी ये आगे और जाएगा। तो ये पूरा पूरा चूंकि विभाजित नहीं हो पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 17 डिग्री
जो है घूर्णन का कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे हम 360 डिग्री तक पूरा नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये पॉइंट में आ जा रहा है। 21 बार में भी अगर हम यहाँ तक पहुंच जाते तो ये हाँ माना जाता, लेकिन चूंकि ये पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 17 डिग्री के रोटेशन से हम 360 डिग्री तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ठीक है। और इस तरह से हमारा प्रश्नावली 12.3 एज वेल एज ये अध्याय जो था सममिति का यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।